हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 8 फरवरी और देख लेते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके। ठीक है। आज का जो पहला टॉपिक है वो है मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लेकर, जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। लॉन्चेस इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। इंद्रधनुष 4.0 क्या है कि जो IMI 4.0 यानी इंद्रधनुष जो मिशन है 4.0 aims to fill gaps in the routine immunization coverage of infants and pregnant women। यानी जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इम्यूनाइजेशन कवरेज हो सके, यानी जो वैक्सीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनमें लग सके, यही इसका मिशन है। हिट बाय द कोविड-19 पैंडेमिक एंड एम टू मेक लास्टिंग गेन्स टुवर्ड्स यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है इसके वजह से एंड इसका एम है कि हर एक को जो है वैक्सीन लगे और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हो सके। इट विल हैव 3 राउंड्स एंड विल बी कंडक्टेड इन 416 डिस्ट्रिक्ट्स एट अक्रॉस 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये जो है 3 राउंड में इसे होना है। ठीक है, 3 राउंड्स होंगे इसके और इसे कंडक्ट किया जा रहा है 416 डिस्ट्रिक्ट्स में और अक्रॉस जो कि 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं। Unlike the past, each round under IMI 4.0 will be conducted for 7 days, including routine immunization days, Sunday and public holidays। यानी कि हर राउंड में इस हर राउंड में जो है वो कंडक्ट किया जाएगा 7 दिनों के लिए, 7 दिनों तक कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, जो इंक्लूडिंग रूटीन जो इम्यूनाइजेशन डे होता है उस पर भी इसे कंटिन्यू किया जाएगा, संडेज को भी या पब्लिक हॉलीडेज में सभी दिनों में इसे कंडक्ट किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनाइजेशन हो सके। मिशन इंद्रधनुष was launched in 2014 with a goal to ensure full immunization with all available vaccines under universal immunization program for children up to 2 years of age and pregnant women। यानी मिशन इंद्रधनुष जो है वो 2014 में लॉन्च किया गया था और इसका गोल यही था कि फुल इम्यूनाइजेशन करना है। उस समय जो भी अवेलेबल वैक्सीन थी उसको उसके आधार पर और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है चिल्ड्रन में जो 2 साल के बच्चों तक है और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए था ये। ठीक है, टारगेट जो अचीविंग था 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज हुआ है इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंट्री। Under under MI, all vaccines under the universal immunization program are provided as per national immunization schedule। ठीक है, यूपीआई प्रोवाइड्स यानी कि जो और जितने भी वैक्सीनेशन है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के इसको प्रोवाइड किया जा रहा है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तर्ज पर। ठीक है, इसी के आधार पर यूपीआई प्रोवाइड्स फ्री वैक्सीन अगेंस्ट 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। ठीक है, फ्री वैक्सीन दिया जा रहा है 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, जिसमें इंक्लूडेड है डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, pneumonia and meningitis due to Haemoglobus influenza type B, measles, rubella, Japanese encephalitis and rotavirus diarrhea। ठीक है, और इन सभी बीमारियों के को जो कि थ्रेटनिंग डिजीज है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, इसके अगेंस्ट ये फ्री वैक्सीन दिया जा रहा है। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। ठीक है, 3 स्टेजेस क्या है इसके कि IMI वाज लॉन्च जो 2017 में लॉन्च हुआ था टू रीच ईच एंड एवरी चाइल्ड अप टू 2 years of age and all those pregnant women who have been left covered under the universal immunization program। IMEI 2.0 was launched in 2019 to ensure reaching the unreached with all available vaccines and accelerated the coverage of children and pregnant women in identified districts and blocks। IMEI 3.0 was launched in February 2021, focused with the children and pregnant women who have missed their vaccine doses ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक्स। और ये जो 3.0 ये तो फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था, इसका फोकस यही था कि चिल्ड्रेन हो या प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि मिस हो गए हैं, जिनको वैक्सीन नहीं मिली है कोविड-19 पैंडेमिक के चलते, उनको इसके तहत वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस थे
जिसके तहत ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पर्वतमाला को लेकर। ठीक है, पर्वतमाला क्या है? एन एफिशिएंट एंड सेफ अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। पर्वतमाला जो है एक एफिशिएंट भी है और सेफ भी है अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में। देखिए क्या है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, यूनियन बजट जो 2022-23 अनाउंस हुआ है, जिसमें नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, अनाउंस किया गया, जिसके तहत पर्वतमाला एक प्रिफर्ड इकोनॉमिकल सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हो सकता है इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल रोड इन डिफिकल्ट हिली एरियाज। जो डिफिकल्ट हिली एरियाज है या जो कन्वेंशनल रोड्स है, जहाँ पे रोड्स वगैरह अच्छे नहीं है, वो ऐसे जगहों में ये अल्टरनेट एक सोर्स हो सकता है, इकोनॉमिकली भी और सेफ भी। द आइडिया इज टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड कन्वीनियंस फॉर कंप्यूटर्स बिसाइड्स प्रोमोटिंग टूरिज्म। ठीक है, इट इज बीइंग प्रेजेंटली स्टार्टेड इन किन किन रीजन्स में से स्टार्ट किया करना है, स्टार्टेड हो चुका है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में, जम्मू एंड कश्मीर में और अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इन फरवरी 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 को अमेंड किया गया, वाज अमेंडेड, विच इनेबल्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज टू लुक look after the development of ropeways and alternative mobility solutions। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एलोकेशन इसमें 1961 है, जो ये रूल, इसको अमेंड किया गया और इनेबल किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को कि वो लुक आफ्टर करे, ताकि ये जो डेवलपमेंट है रोपवेज या अल्टरनेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशन का, वो हो सके जल्द से जल्द। मेजर फैक्टर्स क्या है ड्राइविंग रूपवे इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि रूपवे जो प्रोजेक्ट है ये रिजल्ट इन लोअर लैंड एक्वाजिशन कॉस्ट। इसमें जो है लैंड एक्वाजिशन जो कॉस्ट है इसमें कमी आती है, ये एक फायदा है। साथ ही साथ फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अगर एक ये जगह है, एक पहाड़ी इलाका ये है, दूसरा पहाड़ी इलाका ये है, और बीच में है जंगल या खाई, तो अगर हम लोग पहाड़ से पहले एक व्यक्ति उतरेगा, फिर इन जंगलों को या इन कठिनाई वाले रास्तों को पार करेगा, तब इस एरिया में पहुंच पाएगा। यहाँ पे फिर अपनी जरूरतों को पूरा कर कर फिर इसे इतना दूर आना पड़ेगा। वहीं एक रोप फैसिलिटी अगर होगा, तो वो इस रोप ट्रांसपोर्ट में बैठेगा, ये सीधा यहाँ पर जाएगा और यहाँ आएगा, तो लैंड का जो एक्विजिशन है इसमें भी कमी आएगी और फास्टर इनका काम भी जल्द होगा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। ठीक है, एज इट एमिट्स लो डस्ट, ये लो डस्ट एमिट करता है, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी है एकदम। ठीक है, जहां तक पहुंचना चाहे इसके से हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ रोपवेज क्या है कि ये आइडियल फॉर डिफिकल्ट चैलेंजिंग सेंसिटिव ट्रेन। ठीक है, जो दिक्कत वाली जगह है वैसे जगहों पर इसका यूज ज्यादा होता है। रोपवे हैविंग मल्टीपल कार्स प्रोवेबल्ड बाय सिंगल पावर प्लांट एंड ड्राइव मैकेनिज्म, दिस रिड्यूसेस बोथ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। A ropeway allows for the simultaneous transport of different types of material. Ropeway and cables can handle large slopes and large differences in elevations। ठीक है, तो कई सारे बेनिफिट्स है रोपवेज के। ठीक है, इको फ्रेंडली भी है, ज्यादा तुम्हारा क्या कहते हैं एमिशन भी नहीं होता है इससे, तो कई सारे बेनिफिट्स है। ठीक है, और ये एफिशिएंट और सेफ अल्टरनेटिव है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का। ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल मेडिकल कमीशन brings out guidelines regarding fee structure for private medical colleges। यानी जो नेशनल मेडिकल कमीशन है ये लाया है एक गाइडलाइन, इसने तैयार किया है किसके रिगार्डिंग, फी के रिगार्डिंग, फी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, किस किस सेक्टर में, तो प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस है उसके लिए। क्या है कि अकॉर्डिंग टू द डिसीजन, इस डिसीजन के तहत जो फी होगी वो 50% जो सीट्स होंगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज में शुड बी एट पार विद दैट ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यानी 50% जो सीट्स होंगी इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, वो एट पार होगी विद, जैसे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो फीस होती है उसके अकॉर्डिंग रखनी होगी इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों में। इससे बेनिफिट क्या होगा कि बेनिफिट ऑफ दिस फी स्ट्रक्चर विल बी फर्स्ट मेड अवेलेबल टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव availed themselves of government quota seats, which will be limited to 50% of sanctioned seats of private medical colleges or deemed universities।
ठीक है, इसमें उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा जो कि इनको इनमें उनको पहले इसे अवेलेबल किया जाएगा, तो वैसे कैंडिडेट्स को जो कि गवर्नमेंट कोटा में आते हैं, गवर्नमेंट कोटा सीट्स में वो आते हैं, उन्हें इन 50% जो सैंक्शन सीट्स है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और डीम्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें सैंक्शन किया जाएगा, ठीक है, उन्हें मिलेगा। However, if government quota seats are less than 50% of the seats in a college, then this benefit will pass on the remaining candidates on the basis of merit। और अगर गवर्नमेंट कोटा सीट्स, ठीक है, जो कम है, अगर 50% से कम अगर सीट हो रही है किसी कॉलेज में, तो ये जो बेनिफिट है वैसे स्टूडेंट्स को पास आउट कर दिया जाएगा जो कि मेरिट लिस्ट में होंगे, ठीक है, जिनको मेरिट होगी, ठीक है। According to the Section 10 of NMC Act 9 2019, NMC is responsible for determination of fees and all other charges for 50% of seats in private medical institutions and deemed to be universities. ठीक है? It is aimed to benefit meritorious and deserving students having financial constraints as private medical colleges and deemed universities charge exuberant fees। यानी जो इनमें जो वैसे लोगों को बेनिफिट होगा जो कि मेरिटोरियस यानी कि जो कि पढ़ाई में बहुत ही तेज हैं, या फिर जो वैसे लोग जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स है जो कि फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में या फिर डीम्ड जो यूनिवर्सिटीज है जिनकी फीस एक्स्ट्रा हाई होती है वहां एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो इसके चलते वो वहां पर इन कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। साथ ही साथ जो ये सेटअप किया गया एनएमसी एक्ट 2019, रिप्लेसिंग किया गया इसे इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 से, जिसका एम होगा ऑफ रिफॉर्मिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल प्रोफेशन एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है एपेडा फाइंड्स लैप्सेस इन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस। एपेडा क्या है? तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। सस्पेंडेड दैट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ए फर्म certifying organic produce for violation of national regulation in the certification process। Violation includes क्या क्या violation includes है? Farming being certified without being informed use of urea and owing to complaints from importing nations like Bangladesh। Organic certification is a process certification intended for producers of organic food। It generally involves a set of production standards for growing, storage, processing, packaging, and shipping that includes prohibition of synthetic chemical inputs and genetically modified organisms, use of farmland that has been free from chemicals for a number of years, maintaining strict physical separation of organic products from non-certified products, periodic on-site inspection। India has two organic certification scheme in place, दो ऐसे स्कीम चल रहे हैं। नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट, it is a kind of third-party certification in which an accredited organic certification agency certifies the farm or processing of agricultural produce in accordance with national or international standards। Certification is facilitated by APEDA, participatory guarantee scheme, in which producers verify the production practices of each other। It is facilitated through National Center of Organic Farming under Ministry of Agriculture। ठीक है, तो एपडा क्या है समझ में आया? ये एक एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि सर्टिफिकेशन देता है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करने के लिए जो वायलेशन होता है या फिर और नेशनल रेगुलेटरी इन द सर्टिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। छोटा सा टॉपिक था। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है ग्रांट्स टू डिस्कॉम्स बेस्ड ऑन एक्शन प्लान प्रोग्रेसेस ऑल स्टेट्स ऑन बोर्ड। क्या है न्यूज में कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज है डिस्कॉम्स इन मोस्ट स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में हैड सबमिटेड देयर रिफॉर्म प्लान्स अंडर मतलब अपने रिफॉर्म प्लान्स को उसने सबमिट किया है बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अंडर कितने रिफॉर्म्स प्लान्स अंडर सबमिटेड देयर रिफॉर्म प्लान्स अंडर रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम and government is likely to sanction all plans that are in accordance with the scheme guideline by end of the fiscal। ठीक है,
RDSS is a reformed as based and result scheme introduced by the Ministry of Power. किसके द्वारा ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है आरडीएसएस का? तो इसका है रिड्यूस एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस अक्रॉस डिस्कॉम्स टू 12 to 15%, इसे रिड्यूस करने का है। और साथ ही साथ रिड्यूस गैप बिटवीन एवरेज कॉस्ट ऑफ पावर सप्लाई एंड एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड to zero by financial 2025 financial 25 पावर जो ये ठीक है, रिड्यूस एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस अक्रॉस डिस्कॉम टू 12 to 15%। पावर डिस्ट्रीब्यूशन termed the weak power distribution is termed the weak link of India's power sector. RDSS had incorporated learnings from previous schemes to solve issues in the distribution sector. Issues in earlier scheme में क्या क्या इश्यू था और हाउ आरडीएसएस सीक्स टू एड्रेस देम। तो incentives and disincentives were post dated, requires discoms to submit audited figures on their performance every year before they get further grants। साथ ही इसको इस तरह से किया है, inadequate revision of tariffs and high dues to discoms। ठीक है, नेक्स्ट है टाइमली रिवीजन ऑफ टैरिफ्स एंड पेमेंट्स ऑफ सब्सिडीज and dues by state governments are pre-qualification conditions under RDSS। पुअर बिलिंग एंड कलेक्शन परफॉर्मेंस, इसको प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग। ठीक है, यानी कि पहले जो है पुअर बिलिंग होती थी और कलेक्शन जो प्रोसेस था उसमें दिक्कत आती थी, अब इसे स्मार्ट मीटरिंग कर दिया गया जहां प्रीपेड होगा, यानी पहले पैसा आप पे करेंगे तब आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ठीक है, और साथ ही साथ जो हाई ड्यूज हो जाते थे डिस्कॉम में, इसको भी टाइमली रिवीजन किया जाएगा टैरिफ्स को, और पेमेंट जो सब्सिडीज है और ड्यूज है जो बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, इसका प्री क्वालिफिकेशन कंडीशन होगा अंडर आरडीएसएस। तो कई सारे सुधार किए गए हैं डिस्कॉम के अंदर। आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे कुछ एक्स्ट्रा न्यूज की ओर। ठीक है, जिसमें पहला है न्यू मीडिया एक्सट्रेडिशन गाइडलाइंस। न्यू मीडिया एक्सट्रेडिशन गाइडलाइंस क्या है कि गवर्नमेंट ने इशू किया है सेंट्रल मीडिया एक्सट्रेडिशन गाइडलाइन 2022। गाइडलाइन जो इसमें इंक्लूड किया गया है कि एक्सट्रेडेटेड मीडिया पर्सन हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग द वर्ड्स एक्सट्रेडेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी मीडिया जो है अब एक्सट्रेडेटेड जो शब्द है इसे अब इस्तेमाल नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ऑन पब्लिक या फिर सोशल मीडिया प्रोफाइल में, विजिटिंग कार्ड में, लेटर हेड्स में और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनी पब्लिश्ड वर्क में। ठीक है, साथ ही साथ ये विड्रॉ या फिर सस्पेंड होगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा इफ कोई अगर जर्नलिस्ट एक्ट इन ए मैनर प्रीजुडिशियल टू द कंट्री सिक्योरिटी सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर और इन चार्ज्ड विद अ सीरियस कॉन्साइगल ऑफेंस। यानी एक्सट्रेडिशन विल बी विड्रॉ किया गया है और सस्पेंड किया गया अगर कोई जर्नलिस्ट ऐसा करता है। ठीक है, कंट्री के सिक्योरिटी के खिलाफ, सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी के खिलाफ, या फिर वैसे फॉरेन स्टेट से जिससे फ्रेंडली रिलेशन है इंडिया का, साथ साथ पब्लिक ऑर्डर में और इंचार्ज विथ ए सीरियस कंसाइगुलर ऑफेंस में अगर कोई है तो नो एक्सट्रेडिशन विल बी ग्रांटेड टू फ्रीलांस जर्नलिस्ट वर्किंग फॉर फॉरेन न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। क्या है ये? नेशनल ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 है। ये इसका है कि प्रोमोट एयर स्पोर्ट्स इन कंट्री, जो एयर स्पोर्ट्स है उसको प्रोमोट करने के लिए, मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशन बाय 2030 तक टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशन बनाने का लक्ष्य है। सेफ, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, इंजॉयबल एंड सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट्स करने का है। कवर मोस्ट ऑफ द एयर स्पोर्ट्स जैसे कि एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग, एमार्चर बिल्ड एंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, बैलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग, माइक्रोलाइटिंग, सारे चीजें एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे स्टेब्लिश किया जा रहा है एज एपेक्स गवर्नमेंट। ठीक है, जो कि एक स्टेब्लिश किया गया एज द एपेक्स गवर्निंग बॉडी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, रेगुलेशन 2022।
IFSCA invited comments public on the draft. Silent features क्या है of the proposed regulation का, ये single registration होगा इसमें, open for the subscription by investor immediately upon filing with IFSCA, environmental social governance एक integral to their investment strategies, and investors ठीक है, facility retail participation in private markets. IFSCA जो है established under IFSCA Act 2019 is unified authority development and regulation financial products financial services financial institutions in IFSC in India. ठीक है, नेक्स्ट है फिनटेक ओपन सबमिट. फिनटेक ओपन सबमिट क्या है? तो टू शोकेस इंपॉर्टेंस ऑफ फिनटेक इंडस्ट्री, नीति आयोग in collaboration with PhonePe and others organized FinTech Open Virtual Summit, a first of its kind initiative. It will bring together regulators, fintech professionals, and enthusiasts, industry leaders, startup community, and developers to collaborate, exchange ideas, and innovate. It has three objectives. क्या क्या objectives हैं? तो encourage an open ecosystem, foster innovation and growth, ensure financial inclusion, and leverage new models like account aggregator. Financial technology of fintech is used to describe new technology that seeks to improve and automate delivery and use of financial services. ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन आहत. तो ये जो लॉन्च किया गया ये रेलवे, इट वाज लॉन्च्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एज ए नेशन वाइड ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग. Special terms will be deployed on all long distance train routes with focus on rescuing victims, particularly women and children, from the clutches of traffickers. RPF rescued more than 2000 women and children between 2017 से 21 के बीच में. RPF is entrusted with protecting railway passengers area and railway property of the Indian Railways. This is only central armed police force which has power to arrest, investigate, and prosecute criminals. It is under authority of Ministry of Railways. Next है स्वारिगपा. स्वारिगपा क्या है? For the first time, the entrance test of Bachelor of Swarigpa Medicine and Surgery will be conducted through National Commission of Indian System of Medicine, National Eligibility cum Entrance Test. पहली बार जो है एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा स्वारिगपा जो मेडिसिन एंड सर्जरी है बैचलर उसके डिग्री के लिए. ठीक है, स्वारिगपा को ऑल्सो बोला जाता है आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग एंड वेल डॉक्यूमेंटेड मेडिकल ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड. इट इज पॉपुलरली प्रैक्टिस्ड इन तिब्बत, मंगोलिया, भूटान, सम पार्ट्स ऑफ चाइना, नेपाल, हिमालयन रीजन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट है प्लेसेस इन न्यूज. कौन कौन सा प्लेसेस न्यूज में रहा है? तो सियांगचलम फॉरेस्ट जो कि लोकेटेड है ईस्टर्न घाट्स इन आंध्र प्रदेश, जो कि बॉर्डर शेयर करता है बाय द रियांगस्लम अपलैंड्स इन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट एंड द नंदल वैली इन द नॉर्थ ईस्ट फाउंड बाय द कुंदेरू रिवर. देयर जनरल ट्रेंड्स इन ईस्ट साउथ ईस्ट. It comprises 7 peaks representing 7 hoods of Adisyaha, thus the name Sisachalam. Area is famous for red sanders tree found here. Sisachalam Biosphere Reserve is located here. Next है, next place कामेंग रिवर. कामेंग रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर इन द अरुणाचल प्रदेश ईस्ट. कामेंग डिस्ट्रिक्ट का ट्रिब्यूटरी है, मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल प्रदेश ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट. Also called Jia Borelia in Assam, its sources is a glacial lake near the Naing Kangsang, one of the highest mountains in Arunachal Pradesh. It forms the boundary between East Kameng district and West Kameng districts. ठीक है, boundary between the Sisa and the Eagle Nest sanctuaries to its west and the Pake Tiger reserves to the east. ट्रिब्यूटरीज भी हैं इनकी. ठीक है, देखते हैं कुछ पर्सनालिटीज जो इन न्यूज में रहे हैं. वो पहला सच पर्सनालिटी जो न्यूज में रहे हैं वो सचिंद्र नाथ सन्याल 1893 से फरवरी 7 1942 तक. इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? तो ही अलोंग विथ रास बिहारी बोस अटैक्ड वाइसरॉय
हार्डिंग while he was entering the new capital of Delhi, ठीक है, involved in the Gadar conspiracy for which he was sent to cellular jail, आंध्र प्रदेश, सॉरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सॉरी, ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, सॉरी, देयर, ठीक है, there he wrote his famous book titled Bandi Jeevan, A Life of Captivity, 1922 में. Sanyal, Ram Prasad Bismil and other revolutionary founded the Hindustan Republican Association in 1924. He was the author of the HRA manifesto titled The Revolutionary. Involved in the Kakori conspiracy in 1925, was involved in the Kakori conspiracy in 1925, was a mentor of revolutionaries like Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh. Ideals, मेंटर भी रहे हैं इन लोगों के, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के मेंटर भी रहे हैं. नोन एज हिज मैवरिक व्यूज ऑफ आइडियाज, ही एक्सपाउंडेड रिवॉल्यूशनरी वायलेंस एज द मींस ऑफ टू एंड द ब्रिटिश राज इन इंडिया. ठीक है, तो आई होप आपको आज का करंट अफेयर्स का जो सीरीज रहा है वो अच्छा लगा होगा, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे. तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके. ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद.